हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मोंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो एज यू ऑल नो, वी हैव स्टार्टेड द अमेंडमेंट सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों को जो भी सारे हमारे मेजर अमेंडमेंट्स हैं रिलेटिंग टू फाइनेंस एक्ट 21 एप्लीकेबल फॉर मई नवंबर 22 एग्जामिनेशंस, हम लोग उनको स्पेसिफिकली डिस्कस करते जा रहे हैं, so that gives you a very quick revision of all the topics, and that is also helpful for you at the time of your examination preparation. Now, one of the very major amendments that has been done in the Finance Act 21 is the change in the reassessment procedures that has been continuing since last few years, जो कि आप कह सकते हो कि 360 डिग्री एक तरीके से जो रीअसेसमेंट प्रोसीजर है उसे चेंज कर दिया गया है, काफी हद तक उसे बदल दिया गया है. So in this particular video, I'll be discussing the reassessment procedure, or you can say the income escaping assessment that has been changed by the Finance Act 21, and that will be applicable for the upcoming examinations from assessment year 22-23. तो पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ले लेते हैं एग्जैक्टली क्या है इस पर्टिकुलर असेसमेंट के बारे में, एंड देन वील गो इनटू द प्रोसीजरल एंड टेक्निकल टॉपिक्स. नाउ पहले बिफोर दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट there used to be different kinds of assessments, out of which the two major kind of assessments that have been merged together in this new procedure were one in case of search, or you can say in case of search assessments, and one नॉर्मल रीअसेसमेंट. सो पहले के टाइम पर या पहले अमेंडमेंट से पहले दो अलग अलग तरीके के असेसमेंट्स हुआ करते थे. सर्च अगर किसी के प्रीमाइसिस में हुआ है तो एक अलग असेसमेंट हुआ करता था, एंड नॉर्मल रीअसेसमेंट प्रोसीजर्स वर डिफरेंट. Now they have decided to merge both of these cases. मतलब सर्च के केस में भी अब से रीअसेसमेंट ही होगा, और 153A-C ये जो सारे सर्च से रिलेटेड सेक्शंस हुआ करते थे उन सबका एक सनसेट क्लॉज डाल दिया गया है. मतलब अब से कोई भी जो सर्चेस होंगी उनके ऊपर 153A-C की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी. फ्रॉम 1st of April 21 and onwards, the searches conducted will also be governed under the income escaping assessment. So basically short में अगर हम बात करें तो litigations को avoid करने के लिए, और basically बहुत ज्यादा जो केसेस पाइल अप हो रहे थे उन चीजों को थोड़ा सा सिस्टमैटिक लाने के लिए इनकम एस्केपिंग असेसमेंट को ही थोड़ा ब्रॉड कर दिया है. रेगुलर रीअसेसमेंट भी इसी में होगा, और सर्च केसेस का रीअसेसमेंट जो होगा वो भी इसी में इंक्लूड किया जाएगा. प्लस नाउ द न्यू प्रोसीजर इज मोर ऑफ you can say system driven और technology driven. ज्यादातर सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मतलब डिपार्टमेंट को ऑनलाइन के थ्रू ही मिलेगी, जैसा कि हम सब देख भी रहे हैं पिछले काफी समय से. आप लोग भी सब अपने आर्टिकलशिप्स वगैरह में देख रहे होंगे that there have been so much changes. इंफॉर्मेशन रिटर्न्स हम लोगों को भरने होते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास ऑनलाइन ऑलरेडी पहुंच चुकी होती है रिटर्न फाइलिंग से पहले भी. सो उसी चीज को कंटिन्यू रखते हुए जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का प्रोसीजर होगा वहां पर भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, या आप कह सकते हो जो बेस है, वो अब सब कुछ उन्होंने काफी हद तक टेक्नोलॉजी ड्रिवन पर चीजों को शिफ्ट करने की भी कोशिश करी है. सो विद दिस, like we have discussed a basic introduction about the assessment, let us start what exactly the assessment is. So the new sections of income escaping assessment is what we are going to discuss today. So now, with a view to completely reform, now it is very important to understand these cases and these sections in detail. छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगी आप लोगों को बताती जाऊंगी. सो मॉड्यूल में पहले कवर कर रही हूँ, जो अपडेटेड मॉड्यूल है वहीं से हम पहले डिस्कस करेंगे ताकि कोई चीज छूटे नहीं हमसे. एंड देन आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड शॉर्ट नोट्स इन लाइक यू कैन से एज अ वे ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड इन दैट सिस्टम. सो आप इसको नोट करके, आपके पास एक शॉर्ट ओवरव्यू भी रहेगा पूरे असेसमेंट प्रोसेस का, तो आप लोग उसको नोट करके रख सकते हो, एंड एग्जाम के टाइम पर आपको वो हेल्प करेगा. बट फर्स्ट स्टडी हम लोगों को प्रॉपरली डिटेल में करना बहुत जरूरी है. अच्छा, इफ वी टॉक ऑफ सीए फाइनल्स, वी ऑल वेरी वेल नो कि फॉर द एग्जामिनेशंस ऑफ सीए फाइनल्स इन केस ऑफ डीटी, असेसमेंट प्रोसीजर इज ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक वो बहुत मेजर इंपॉर्टेंस रखता है. हमारा जो ये वाला पोर्शन है पूरा इनकम टैक्स का, असेसमेंट प्रोसीजर्स, अपील्स, रिविजन्स, ये जो सारी चीजें हैं. सो इसमें जो एक मेजर रिफॉर्म आया है दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट, एंड बिल्कुल पूरे चांसेस हैं कि हमें इस पे से क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं. तो इसीलिए हम लोगों को और डिटेल में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि कब नोटिस इशू करना है, कब नोटिस नहीं इशू किया जा सकता है, कब आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, कब नहीं. सो उन बातों पर
बहुत जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से हम प्रोसेस नहीं समझेंगे, छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए मैं आपको इसमें पूरा एक्सप्लेन करती जाऊंगी. सो विद अ व्यू टू कंप्लीटली रिफॉर्म द सिस्टम ऑफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन, द असेसमेंट ऑफ एंड द असेसमेंट ऑफ सर्च related cases, the Finance Act has substituted the existing sections of 147 to 149 to 147, 148, 149 and 148A. A new section has been added to the procedure. Now मोस्टली ये भी जो भी सारी चीजें हैं अब ये सब ऑनलाइन होंगी. जो यहाँ पर लिखा हुआ है हमें एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद ऑलरेडी हमारे जो एसएफटीज वगैरह जो है, हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम सब जानते हैं. सो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन तो डिपार्टमेंट के पास आती ही रहती है. उसी तरीके से रीअसेसमेंट के केसेस भी सिलेक्ट किए जाएंगे. सो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट जो बेसिक सेक्शन है, पहले वहां बात कर लेते हैं. 147, इफ एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स in case of an assessee has escaped assessments for any assessment year, the assessing officer may, subject to the provisions of 148 to 153, assess, reassess or recompute the loss. ठीक है, बेसिकली या तो इनकम रीअसेस करनी है या जो भी अलाउंस या डिडक्शंस आपको मिले हैं वो रीअसेस करने हैं. घुमा फिराकर बात वही है कि इनकम एस्केप हुई है असेसमेंट से, तो 147 में मतलब इस पर्टिकुलर असेसमेंट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 148 टू 153 द असेसिंग ऑफिसर में select the particular case. Now agar after selection of the particular case any subsequent information is received by the assessing officer, then that can also be assessed. So what they have given, assessing officer may also assess or reassess the income in respect of any issue which has escaped assessment, and such issue comes to his notice subsequently in the course of proceedings under this section. मतलब course of proceedings शुरू हो चुका है, उसके बाद अगर कोई नया इशू सामने आता है तो उस पर्टिकुलर प्रोविजन को भी कंसिडर किया जा सकता है, उस इशू को भी इस असेसमेंट में कंसिडर किया जा सकता है, irrespective of the fact that the provisions of 148A have been complied or not. So not what is 148A, obviously हम डिटेल में बात करेंगे, but for the purposes of understanding of this sentence, just let's take a brief point that what 148A is. तो अभी तक क्या होता था, there was no specific provision of in reassessment to conduct to give a show cause notice to the assessee. ठीक है, so basically directly order दे दिया जाता था. अब what they have done is that if the particular assessing officer has a information कि हाँ इस व्यक्ति का इनकम एस्केप है, इस इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करना है, लाइक वी हैव एन इंफॉर्मेशन दैट इसकी कुछ इनकम है जो कि असेसमेंट से एस्केप हुई है, वी कैन नॉट डायरेक्टली इशू द ऑर्डर ऑफ रीअसेसमेंट. फर्स्ट वी हैव टू इशू a show cause notice, that is basically you have to conduct an inquiry. सामने वाले से आपको show cause notice देना है, रिप्लाई मांगना है पहले, और फिर उसके रिप्लाई के बेसिस पर और जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसके बेसिस पर अगर आपको लगता है कि हाँ ऑर्डर देना पड़ेगा, रीअसेसमेंट खोलना पड़ेगा, तो फिर आप ऑर्डर दोगे. तो ये एक नया सेक्शन ऐड हुआ है 148A कि अब से डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि हाँ हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो हम सीधे ऑर्डर इशू नहीं कर सकते. यू हैव टू फर्स्ट गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड to the assessee under section 148A. तो क्या बोला इस सेंटेंस का मतलब कि आपने नॉर्मल प्रोसीजर शुरू कर दिया सारे रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से, अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स हमको कोई नई चीज पता चली है अगर, तो हम उस नई चीज को भी असेस कर सकते हैं, उसके लिए फिर से हमें वो प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके लिए 148A के प्रोसीडिंग्स हुए हैं कि नहीं हुए हैं, है ना. इन अदर वर्ड्स, असेसिंग ऑफिसर मे असेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इशू सब्सिक्वेंटली इवन इफ द स्टेप्स वर नॉट फॉलोड इन रिलेशन देयरटू. करेक्ट. सो वही चीज हमने समझी. सो ये बात हम लोगों ने करी. क्या है, तो आपको जिस साल की इनकम एस्केप हुई है उसे अब ये लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, RAY, दैट इज रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, जिस इनकम की जिस पर्टिकुलर ईयर का इनकम एस्केप हुआ है. अब आते हैं 148A, जो अभी मैंने आप लोगों को शॉर्ट में सम अप करके बताया दैट व्हाट एग्जैक्टली is to be done before the issue of notice under section 148. 148 का नोटिस इशू करने से पहले, नोटिस ऑफ रीअसेसमेंट इशू करने से पहले आपको एक इंक्वायरी देनी है, इंक्वायरी करनी है सॉरी, और एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है सामने वाले को, जिसके बिना आप डायरेक्टली नोटिस ऑफ रीअसेसमेंट इशू नहीं कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंडक्ट एन इंक्वायरी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी. जो फाइनल में क्वेश्चंस बनते हैं वो अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत बार बनते हैं. मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट वी जस्ट गो थ्रू द प्रोविजंस, हम लोग
पढ़ लेते हैं कि हाँ इसमें ये चीज होनी चाहिए, इसमें सर्च करना है। आप लोगों ने सबने सर्च वगैरह के भी प्रोविजंस रीड करे ही होंगे जो आपके सिलेबस के दौरान। सो आप लोगों ने एक पढ़ लिया कि हाँ सर्च में ये चीजें होती हैं, बट देयर हर पर्टिकुलर सेक्शन में आप लोगों ने एक चीज का ध्यान दिया होगा कि आपको अथॉरिटीज दी होती हैं कि इस पर्टिकुलर केस की ऑथोराइजेशन देने का अथॉरिटी इसके पास है। जैसे अगर सिंपल सा एग्जांपल मैं लूं कि सर्च का ऑथोराइजेशन देने की किसके पास अथॉरिटी है, क्या कोई भी ऑफिसर आपको अथॉरिटी दे सकता है कि हाँ जाओ किसी के भी प्रीमाइसेस पे जाके रेड मार लो? ऑब्वियसली नहीं। देयर इज अ अथॉरिटी, एक प्रोसीजर है किसके पास कितने राइट्स हैं। तो उन पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बार, और हम लोग क्या करते हैं वी आर नॉट दैट मच, हम लोग उतना ध्यान से कभी कभी नहीं देख पाते। तो कभी क्वेश्चन कैसे आ जाता है, द असेसिंग ऑफिसर ही टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम से फॉर एग्जांपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डैश 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 डैश, ये सारे प्रोसीजर्स उसने कर लिए, एंड नाउ द असेसी इज आस्किंग फॉर योर कंफर्मेशन या जो भी कह लो आपकी एडवाइस। तो अब यहाँ पर हम पूरा आंसर लिख देते हैं कि सर्च अगर हुआ है तो ऐसा कर सकते हैं, रिलीज ऑफ असेट के लिए ये कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन कभी कभी वो लोग क्वेश्चन इस तरीके से दे सकते हैं, आपको मॉड्यूल में मिलेंगे भी ऐसे क्वेश्चंस, कि जिस व्यक्ति ने सर्च ऑथोराइज करा है क्वेश्चन में, उस अथॉरिटी के पास सर्च ऑथोराइज करने का राइट ही नहीं है। सो हमारा आंसर सीधे से ये होना चाहिए कि द पर्सन गिवन इन द क्वेश्चन या in the case does not have the authority to authorize the search. So this is also very very important to keep in mind कि जो भी केस हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस भी अथॉरिटी की परमिशन लेनी है, जैसे यहाँ लिखा है प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी, who is the specified authority for our case? This is very important, and in the upcoming examinations there are very very major chances कि इन टॉपिक्स के ऊपर वो क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेंगे ही, क्योंकि बहुत मेजर चेंज है। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन प्रेडिक्ट कि 147 से 149 विल बिकम अ मेजर पॉइंट फॉर एग्जामिनेशंस। अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी हम आगे बात करेंगे क्या होती है स्पेसिफाइड अथॉरिटी। विथ रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट्स दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट, आपको इंक्वायरी करनी है। तो कैसे करेंगे इंक्वायरी? सबसे पहले देंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बाय इशूइंग अ शो कॉज नोटिस विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी बाय सर्विंग अ शो कॉज नोटिस, और टाइम लिमिट कितना दिया जाएगा? 7 से लेकर के 30 दिन तक का उसको समय दिया जाएगा कि आप क्या करो, हमको रिप्लाई करो और हमको बताओ कि हम आपके ऊपर रीअसेसमेंट क्यों नहीं खोले। शो कॉज नोटिस, what is the meaning of show cause notice? Show us the cause why this particular action should not be taken on you. So you have been given an opportunity of being heard, हम सुन रहे हैं, आप बताओ। So show cause notice within such time as may be specified in this notice, being 7 days to 30 days. टाइम लिमिट कितना रहेगा? कम से कम 7 दिन, मैक्सिमम 30 days from the date on which such notice is issued, or such time as may be extended, अगर कभी एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। as to why a notice should not be issued on the basis of information in his case. कंसिडर द रिप्लाई, जो भी रिप्लाई एसएससी देगा उस बेसिस पर आप देखो, आपको लग रहा है अगर जो मटेरियल आपके पास है, जो रिप्लाई है एसएससी का आया है, अगर जस्टिफाई लग रहा है तो केस मत ओपन करो, मत खोलो रीअसेसमेंट, गेम यही केस खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। और अदरवाइज आपको ओपन कर देना है। अगर आपको लग रहा है इंफॉर्मेशन के बेसिस पर और रिप्लाई के बेसिस पर कि भाई इंफॉर्मेशन ये बोल रही है, इसका रिप्लाई तो हमको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फिर we are supposed to open a reassessment case, decide on the basis of material available on record, including the reply of an assessee, whether or not it is a fit case to issue a notice under 148 by passing an order, एक proper order दिया जाएगा उस चीज के लिए भी, with the approval of specified authority, that yes, this case is selected for reassessment procedure. Now when up to what time you are supposed to give this particular order? तो अगर सामने वाले ने रिप्लाई किया है, जिस मंथ में रिप्लाई किया है उसके एंड से 1 मंथ, तो से फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को आपने टाइम दिया 15 दिन का, उसने रिप्लाई कर दिया, रिप्लाई अगर उसका आया है से फॉर एग्जांपल हम 15th of January को, तो जनवरी से 1 महीना, मतलब from the end of January, 1 month from the end of January, you are supposed to give the order कि पास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दोनों चीजों का। और अगर उसने रिप्लाई ही नहीं दिया तो फिर जब उसका टाइम लिमिट खत्म हो गया, सपोज उसका जो टाइम लिमिट था वो खत्म हो गया है 22 फरवरी को, तो फरवरी से लेकर के 1 महीने के अंदर अंदर, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द इन विच द टाइम लिमिट एक्सपायर्ड,
से लेके 1 महीने के अंदर अंदर आपको ऑर्डर देना है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। ये ऐसी छोटी छोटी बातें हम लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होती है, इसलिए मैं डायरेक्ट मॉड्यूल से ही आप लोगों का टॉपिक कंसिडर कर रही हूँ। यहाँ पर अगेन ये सिर्फ इस टॉपिक के लिए नहीं है, ये टिप है। जो सारा जो आपका पीछे का पोर्शन होता है ना डीटी का, मतलब रिटर्न फाइलिंग के बाद वाला असेसमेंट अपील्स, ये वो सारी चीजें, या इवन पहले का भी, हर जगह पे टाइम लिमिट में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। 1 year from the end of the assessment year, 1 year from the end of the previous year, 1 month from the end of the month, 1 month from the date of such order, etc etc etc। ऐसे बहुत सारे टाइम लिमिट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, एंड वी आर अगेन नॉट पेइंग अटेंशन टू द बेसिक थिंग्स। हम लोग क्या याद रख लेते हैं, टाइम लिमिट है 1 month, टाइम लिमिट है 1 year, टाइम लिमिट है 30 days, 30 days फ्रॉम, वो चीज कभी कभी हम लोग ध्यान नहीं रखते। तो अगेन whenever you are learning the time limits, keep this in mind कि टाइम लिमिट्स हमेशा पूरी याद करो। 30 दिन, 60 दिन, 1 महीना, 2 महीना, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। एग्जाम में आपको 2-2 3-3 डेट्स दे देते हैं वो लोग कि नोटिस इस दिन हुआ था, रिप्लाई इस दिन आया था, मंथ ये हुआ, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 महीना तो ठीक है बट गिनना कहाँ से। 1 महीना मैं 15 जनवरी से गिनूंगी तो अलग जगह जाके खत्म होगा, 31 से गिनूंगी तो अलग जगह जाके खत्म होगा। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर मी टू इशू द ऑर्डर? अब आपको क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया कि द ऑर्डर वाज इशूड ऑन 18th of February, आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि 18th of February को अगर ऑर्डर इशू किया है तो वो टाइम लिमिट के अंदर है कि नहीं। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से याद नहीं रखें 60 डेज, 30 डेज, 45 डेज, नहीं, पूरा 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप टाइम लिमिट याद कर रहे हो पूरा उसे याद करने की आदत डालें। और ये चीजें आप लोगों को कब से शुरू करनी होती है, जब आप पढ़ रहे हो, when you are reading the particular topic from the module or from any book which you are referring, I'll personally suggest कि हम मॉड्यूल से ही पढ़ें, बट फिर भी हम जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं रीड प्रॉपरली, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ें और उसी समय इन चीजों की हैबिट इनकलकेट करना शुरू करें। इवन इफ अगर अभी हम लोग आर्टिकलशिप हमारी चल रही है, अगर हमारा अटेम्प्ट दूर है, अभी हमने पढ़ाई नहीं भी शुरू करी है, जब भी हम पढ़ रहे हैं कीप दिस इन माइंड। ये छोटी छोटी चीजें जब आप इनबिल्ट अपने अंदर लेकर के आ जाओगे, ऑटोमेटिकली पढ़ते समय वो फिर बाय डिफॉल्ट होने लगता है। यू आर नॉट सपोज टू गिव द प्रेशर कि अरे हाँ मुझे इस चीज का ध्यान रखना है, वो आ जाएगा आते आते, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 month कहाँ से। नाउ सो ये प्रोसीजर हुआ, इंक्वायरी करी जाएगी, इंक्वायरी के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि भैया रीअसेसमेंट करना भी है कि नहीं। सिर्फ इंफॉर्मेशन है तो रीअसेसमेंट खोल दो, वैसा केस अब से नहीं है, ठीक है। अब यहाँ 2 बातें बहुत ध्यान की है। पहला, इंफॉर्मेशन मतलब क्या? आपके पास इंफॉर्मेशन है कि द इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस वर्ड इंफॉर्मेशन मीन? एंड सेकंड कि इंफॉर्मेशन है तो आपको स्पेसिफाइड अथॉरिटी का वो लेना था, अप्रूवल, जो मैंने शुरू में बताया था। तो हु इज द स्पेसिफाइड अथॉरिटी, हु इज द स्पेसिफाइड अथॉरिटी? तो मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी हैज बीन गिवन फॉर द पर्पसेस ऑफ 148 एंड 148A। द स्पेसिफाइड अथॉरिटी शैल बी, अगर 3 साल या उससे कम टाइम हुआ है, अभी जिस भी साल का केस आप ओपन कर रहे हो उस साल से, अगर अभी 3 साल या उसके कम का टाइम है, मतलब साल भर ही हुआ है, मान लेते हैं 1 ही साल हुआ है, तो फिर आप प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, कमिश्नर या डायरेक्टर की अप्रूवल लेंगे। एंड इन केस में मोर देन 3 years हैव elapsed फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, अगेन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा है, जिस पर्टिकुलर ईयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उससे अगर 3 साल से ज्यादा टाइम जा चुका है, मोर देन 3 years, एग्जैक्ट 3 years पे किधर आओगे, इधर। ये अगेन एक और टिप, बहुत इंपॉर्टेंट टिप फॉर इनकम टैक्स, या आई विल से इन मोस्ट ऑफ वेरियस योर अदर सब्जेक्ट, बट स्पेसिफिकली फॉर इनकम टैक्स, एग्जैक्टली 3 साल पे, एग्जैक्टली 2 साल पे, एग्जैक्टली लिमिट्स पर क्या एक्शन ली जाती है वो भी ध्यान रखना है। टीडीएस में ये बहुत बार गलतियां हो जाती हैं बच्चों से। मैं बीच बीच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनपुट भी, जैसे इफ इट रिलेट्स टू, आई विल प्रोवाइड यू, दैट हेल्प्स यू इन अदर टॉपिक्स एज वेल, कि टीडीएस में लिमिट्स आप पढ़ते हो 194, इसकी लिमिट ये है, उसकी लिमिट ये है, सपोज किसी सेक्शन की लिमिट 50 lakhs है, तो यू आर सपोज टू पे अटेंशन दैट एग्जैक्ट 50 lakhs पर क्या होगा। 50 लाख के ऊपर है तो टैक्स कटना ही है, 50 लाख से नीचे तो नहीं काटना है, लेकिन एग्जैक्ट 50 lakhs पे टैक्स काटना है कि नहीं काटना है, और वो लोग वही उलझा देंगे। जैसे इस केस में हो सकता है वो आपको 3 साल का केस दे दें, अब हम लोगों को याद है कि 3 के पहले ये, 3 के बाद ये, बट एग्जैक्ट 3 पे इधर जाना है कि इधर जाना है, कैपिटल एसेट 24 months, एग्जैक्ट 24 months पे क्या करना है, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, अगेन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। हमें पूरे पूरे प्रोविजन याद रह जाते हैं, बट हम इन छोटी छोटी चीजों की वजह से हमारे मार्क्स भी लूज कर जाते हैं, एंड इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन इन द एग्जामिनेशन कि अरे यार
एग्जैक्ट 24 महीने में क्या था ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, और हो सकता है क्वेश्चन एग्जैक्ट 24 मंथ का आ जाए, है ना। तो जब भी पढ़ो, वही मैं कह रही हूँ, इट शुड बी विथ वेरी मच कॉन्सेंट्रेशन, कि छोटी छोटी बातें अपने आप फिर हैबिट में आने लगेंगी। तो मोर देन 3 इयर्स हैं अगर, तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, और अगर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल यानी नहीं है तो चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल से परमिशन लेकर के आपको आगे का प्रोसीडिंग्स करना है, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 148A, इस पर मैं बाद में आऊंगी, इस सेक्शन पर मैं बाद में आऊंगी। पहले हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, बिकॉज वो एक कनेक्टिविटी बना के चलना जरूरी है। मैं लास्ट में एक शॉर्ट में रिकैप भी दे दूंगी आप लोगों को, तो इट विल, जो अगर कुछ कंफ्यूजन बीच में आएंगे तो वो क्लियर होते चले जाएंगे। इशू ऑफ नोटिस, कब इशू करना है नोटिस, अभी हमने बात करी। पहले इंफॉर्मेशन है, इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करके अगर लग रहा है तो नोटिस इशू करो। तो बिफोर मेकिंग असेसमेंट, असेसिंग ऑफिसर शैल सर्व ऑन द असेसी अ नोटिस टू फर्निश a return of his income or any other person in respect of which he is assessable under this act during the previous year corresponding to the relevant assessment year in the form verified and prescribed, ठीक है। सो यहाँ आपको नोटिस दिया जाएगा कि भाई रिटर्न फाइल करो, हम आपका रीअसेसमेंट इशू, रीअसेसमेंट ओपन कर रहे हैं। असेसिंग ऑफिसर हैज टू कंडक्ट इंक्वायरी, वो हमने पढ़ लिया। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, 148A के बेसिस पर डिसाइड करना है, और अगर उनको लगता है तो फिर उस बेसिस पर 148 का नोटिस इशू करने का ऑर्डर दिया जाएगा। पहले ऑर्डर दिया जाएगा कि वी आर सिलेक्टिंग दिस केस एंड देन यू हैव टू इशू अ नोटिस। सो for issue of notice under section 148, the copy of the order deciding so under 148A shall accompany the notice, जो अभी मैंने बताया जस्ट, कि नोटिस जब आप दे रहे हो तो आपको ये भी बताना है कि हमने इंक्वायरी करी, हमारी इंक्वायरी के हिसाब से हमको लगा कि हाँ ये केस फिट है, ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के बेसिस पर हम आपका रीअसेसमेंट का नोटिस इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिक बात करी। अब हम लोगों को समझना है कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो रीअसेसमेंट के प्रोसीजर्स हैं उसमें 2 चीजों को जोड़ दिया गया है। सर्च वाला केस जो है, सर्च के केस में जो असेसमेंट पहले अलग से होता था वो भी अब रीअसेसमेंट ही कहलाएगा, और नॉर्मल जो रीअसेसमेंट था वो भी कहलाएगा, बट जो नॉर्मल रीअसेसमेंट प्रोसीजर भी पूरा चेंज हो गया है। सो इन शॉर्ट ये एक तरीके से आप मान लो पूरा नया ही पढ़ रहे हो, पुराना अगर कभी पढ़ा भी है तो आप उसको एक तरीके से भूल सकते हो, अभी के लिए हम इधर समझने के लिए। तो रीअसेसमेंट भी चेंज हो गया और सर्च केस के अलग से असेसमेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि फिर रीअसेसमेंट कब खोला जा सकता है, एंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जब हम बोल रहे हैं कि असेसिंग ऑफिसर हैविंग द इंफॉर्मेशन शैल इशू अ शो कॉज नोटिस, तो इंफॉर्मेशन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो बात करते हैं कंडीशंस। Notice can be issued when there is information with the assessing officer which suggests that income has escaped assessment and assessing officer has obtained the prior approval. So what is information? Information is any information flagged in case of assessee for the relevant assessment year in accordance with the risk management strategy formulated by the board. जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि अब सारी चीजें मोस्टली आपकी टेक बेस्ड रहेंगी, एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाई बोर्ड ने, और उस बेसिस पर इंफॉर्मेशन आपकी सिलेक्ट होकर इधर उधर से असेसिंग ऑफिसर के पास पहुंचती जाएगी, उस बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा। और दूसरी चीज, एनी फाइनल ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CNAG of India to the effect that assessment in the case of assessee for the relevant assessment year has not been made in accordance with the provisions of this act, यही 2 केसेस को इंफॉर्मेशन माना जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि असेसिंग ऑफिसर अपनी मर्जी से केसेस को सिलेक्ट अब नहीं कर सकता है। एक तरीका है, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन है, अगर उस इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के हिसाब से आपके पास इंफॉर्मेशन है, या तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपके पास इंफॉर्मेशन है, या CNAG के थ्रू आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो ही आपको रीअसेसमेंट ओपन करने की अथॉरिटी रहेगी। तो क्या होगा, पहले इंफॉर्मेशन आएगी, इंफॉर्मेशन है तो आप पहले इंक्वायरी कंडक्ट करोगे, इंक्वायरी कंडक्ट करके आप ऑर्डर प्लेस करोगे, ऑब्वियसली जहां जहां अप्रूवल की जरूरत है हम अप्रूवल लेंगे, एंड देन हम 148 का नोटिस इशू करेंगे, ठीक है। दिस विल बी द रेगुलर प्रोसीजर। अब बात करते हैं ऑफ द सर्च प्रोसीजर, ठीक है। अब किसी के केस में अगर सर्च हुआ है, या हम कहें अगर उसके घर में रेड पड़ी है, तो कहीं ना कहीं इट्स वेरी ऑब्वियस
कि अगर रेड पड़ गई है तो ऑलरेडी आपको पता तो था ही, मतलब अगर रेड पड़ी है और इन्फॉर्मेशन पता चली है कुछ अनडिस्क्लोज कि उसके घर में जब हम लोगों ने टाइल्स निकाली तो कैश निकली ना, हम लोग मूवीज में जो देखते हैं वो एक्चुअली भी होता ही है। सो ऑब्वियसली कि अगर सर्च हुआ है तो देयर इज इंफॉर्मेशन दैट द इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। तो इस केस में अलग से कोई और इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी नहीं है। इफ सर्च केस का असेसमेंट है, या आगे मैं भी बताऊंगी आपको, इन दैट केस यू विल बी डीम्ड टू हैव इंफॉर्मेशन। सो क्या लिखा है, केसेस वेयर असेसिंग ऑफिसर शैल डीम्ड टू हैव इंफॉर्मेशन, असेसिंग ऑफिसर शैल बी डीम्ड टू हैव इंफॉर्मेशन दैट सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट where a search is initiated under 132 or books of accounts or other assets are requisitioned under 132A on or after 1st of April 21। 31 मार्च 2021 तक जितनी रेड्स पड़ गई हैं उन पर 153A 153C जो सारा पुराना प्रोसीजर था वो ही लगेगा। लेकिन अब से 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद से जो भी सर्च इनिशिएट होगा, जो भी बुक्स रिक्विजिशन किया जाएगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ 132 और 132A, आप वो सब पढ़ चुके हैं, उसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। अगर होगा तो उस पर्टिकुलर केस में आपको अब मान लिया जाएगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, यू विल बी डीम्ड टू हैव इंफॉर्मेशन। सर्वे इज कंडक्टेड अगेन ऑन और आफ्टर, तो सर्वे, सर्च एंड रिक्विजिशन, तीन चीजें याद रखो, सर्च, रिक्विजिशन, सर्वे। इन तीनों केसेस में it is deemed to be have you will be deemed to have information that income has escaped assessment. The assessing officer is satisfied that any money, bullion, jewelry or other valuable article seized under 132 or 132A in case of any other person belongs to the assessee. Again, जो हम एग्जाम्पल 32 में हमेशा डिस्कस करते हैं 132 में कि रेड मेरे घर पड़ी और सामान किसी और का मिल गया, सो ऐसा केस अगर हुआ है तो भी रीअसेसमेंट खोला जा सकता है, डीम्ड टू हैव इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, कि सर्च किसी और के घर पे हुआ, रिक्विजिशन किसी और का था और इनकम किसी और की मिल गई, आपके पास पूरे पूरे वो है, इंफॉर्मेशन है कि हाँ ये इनकम किसी और की है, जिसके घर सर्च हुआ उसके अलावा किसी और की है, तो सामने वाले का भी असेसमेंट हो सकता है। द असेसिंग ऑफिसर इज सैटिस्फाइड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर दैट एनी बुक्स और डॉक्यूमेंट सीज्ड और रिक्विजिशनड इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन परटेन्स और एनी इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द असेसी। किसी और के घर सर्च पड़ी है और जो इन्फॉर्मेशन उसमें मिली है वो असेसी के बारे में है, अगेन तो उस दूसरे पर्सन का भी केस खोला जा सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं तो जो भी अगर आपको रीअसेसमेंट करना है तो इन्फॉर्मेशन होना, इन्फॉर्मेशन वर्ड अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पहले रीजंस टू बिलीव वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ करता था रीअसेसमेंट के केस में, अब उसको उन्होंने पूरा हटा दिया, क्या बोला, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, नॉर्मल केसेस में या तो वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ने फ्लैग करा या सीएनएजी का ऑब्जेक्शन आया है, एक ये केस हो गया। दूसरे केसेस हुए सर्च, रिक्विजिशन और सर्वे वाले। तो अगर सर्च हुई है किसी के यहाँ पर, रिक्विजिशन हुआ है, सर्वे हुआ है 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद, या सर्च हुआ है और उसमें किसी और का सामान मिल गया, अगेन आपके पास इंफॉर्मेशन है ऐसा मान लिया जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ रीअसेसमेंट, ठीक है। कितने समय की इंफॉर्मेशन है इन केसेस में, फॉर द 3 assessment years immediately preceding the assessment year relevant to the previous year in which the search is initiated or books are requisitioned or survey is conducted। मतलब इन केसेस में सिर्फ उस साल का नहीं, सिर्फ उस साल की इंफॉर्मेशन नहीं, ऐसा डीम्ड मान लिया जाएगा कि जिस साल सर्च हुआ है उससे पिछले 3 असेसमेंट ईयर की इंफॉर्मेशन भी आपके पास है रीअसेसमेंट करने के लिए। आ रही है बात समझ में? तो पिछले 3 सालों को भी रीअसेसमेंट के लिए इफेक्टिव मान लिया जाएगा। सो दिस इज द बेसिक थिंग। अब बात आती है कि जब सर्च हो रहा है या रिक्विजिशन हो रहा है तो भी 148 में इंक्वायरी करने की जरूरत है क्या, कि आप डायरेक्टली नोटिस इशू कर सकते हो? तो अब पीछे चलते हैं, जो टॉपिक मैंने छोड़ा था, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 148A। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन अ केस वेयर a search is initiated under 132 or books are requisitioned under 132A on or after 1st of April 21 और assessing officer is satisfied with the prior approval कि जो भी ज्वेलरी, बुलियन वगैरह मिला है वो जिसके घर सर्च हुआ है उसके अलावा किसी और व्यक्ति का है, तो भी आपको फिर अलग से 148
करने की जरूरत, 148A का नोटिस देने की जरूरत नहीं है. Assessing officer is satisfied with the prior approval that any books seized or any books requisitioned in case of any other person on or after 1st of April 21 pertains to information contained relates to the assessee. मतलब जिस व्यक्ति का आप रीअसेसमेंट करना चाहते हो उसका सामान आपको किसी और के दुकान में मिल गया. सपोज मेरा सामान मेरी फ्रेंड के घर में मिल गया, ये मेरी फ्रेंड के घर में रेड पड़ी, तो इसका तो खुलेगा ही खुल सकता है, बिल्कुल खुलेगा. और इसके उसमें अगर मेरा केस मिल गया और श्योरिटी है, डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है या ये जो ज्वेलरी है, जो भी है, मतलब जो भी चीज पकड़ी गई है वो मेरी है, तो मेरे लिए भी इंफॉर्मेशन है ऐसा मान लिया जाएगा. 3 सालों तक की इंफॉर्मेशन है ऐसा मान लिया जाएगा पिछले, और आपको अलग से 148A इशू करने की जरूरत नहीं है. नोटिस मतलब वो वाला अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, क्योंकि अब क्या मतलब सर्च ही कर लिया, छापा ही मार दिया, सारा का सारा कैश निकल के आ गया, ज्वेलरी निकल के आ गई, अब क्या ही तुम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे कि हम तुम पे नोटिस क्यों नहीं इशू करें. ऑब्वियसली प्रैक्टिकली कोई सेंस नहीं है. ठीक है. सो एक और बार छोटा सा रिकैप. सबसे पहली चीज आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. इंफॉर्मेशन मतलब रिस्क असेसमेंट या वो CNAG. अगर उस केस में इंफॉर्मेशन है तो आपको इंफॉर्मेशन है, अब इंक्वायरी करो, 148A करो. 148A के बाद आपका अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आ जाएगा, वो आपका सब कुछ पूरा नोटिस वोटिस आ गया, रिप्लाई आ गया, डिसाइड करो कि रीअसेसमेंट करना कि नहीं करना. इधर आए सर्च, रिक्विजिशन और सर्वे. सर्च और रिक्विजिशन इन केस में डीम्ड टू हैव इंफॉर्मेशन है, 3 साल की इंफॉर्मेशन है. और इन केस ऑफ सर्च एंड रिक्विजिशन, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान देने की है जो छूट जाती है हमसे. नॉर्मली हम लोग एक साथ याद रख लेते हैं कि सर्च, सर्वे, रिक्विजिशन, डीम्ड टू हैव इंफॉर्मेशन, नोटिस देने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो डीम्ड टू हैव इंफॉर्मेशन में 132, 132A और 133A तीनों का जिक्र है, बट 148A के एक्सक्लूजन्स में सिर्फ 132 और 132A को एक्सक्लूड किया गया है. मतलब 133A का अगर क्वेश्चन आप लोगों को आता है 1/4/2021 या उसके बाद अगर 133A में सर्वे हुई है, तो इट इज डीम्ड दैट द असेसिंग ऑफिसर हैज इंफॉर्मेशन फॉर 3 previous years, relevant previous years in which the survey is conducted, but then in that case the procedure has to be followed from 148A and then the normal procedure will be followed. आ रही है बात समझ में? तो 132, 132A के केस में 148A की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्वे की केस में इंफॉर्मेशन तो है, 148A भी लगेगा और फिर आपका आगे का पूरा प्रोसीजर किया जाएगा. गेटिंग द पॉइंट? सो ये यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है. इन अदर वर्ड्स, केसेस ABC मेंशन्ड अबव, assessee नीड नॉट कंडक्ट एनी इंक्वायरी, सिर्फ सर्वे और सर्च और रिक्विजिशन में छूट मिली है. ठीक है. तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया. अब आ जाते हैं कि नोटिस 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 की बात हो रही है. 148 में नोटिस देंगे, नोटिस देंगे, कब तक दे सकते हैं? जब मर्जी होगी तब तो नहीं. आपको नोटिस देना है इफ द नोटिस शैल बी इशूड इफ 3 असेसमेंट ईयर्स हैव इलैप्स्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर. मैक्सिमम 3 साल तक आपको नोटिस आ सकता है. या फिर इफ 3 years बट मोर देन, सॉरी नॉट मोर देन 10 years, 3 साल बाद भी नोटिस दिया जा सकता है, लेकिन ज्यादा ज्यादा 10 साल तक दिया जा सकता है अगर जो इनकम एस्केप हुई है वो 50 लाख या उससे ज्यादा है. अगेन 50 lakhs और मोर, एग्जैक्ट 50 lakhs में भी 10 साल की लिमिट लग जाएगी. क्या बोला है? elapsed from the end of the relevant assessment year unless the assessing officer has in possession books of accounts or other documents which reveal that the income chargeable to tax represented in the forms of asset. कैसे 50 लाख कैसे गिनने हैं? ये assets के फॉर्म में होने चाहिए, which has escaped assessment amounts to or is likely to amount to 50 lakhs or more. और asset मतलब it shall include immovable property, land, building, shares, loans, etc. ठीक है. सो ये पर्टिकुलर चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इस टाइम लिमिट में ही आप नोटिस इशू कर सकते हो. तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि 3 साल तक नोटिस आ सकता है अब. ठीक है. अगर 10 साल पे जाना है तो 50 लाख की लिमिट आपको पकड़नी पड़ेगी. बट अगेन देन 50 लाख इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट. सो 10 साल तक के केसेस जा सकते हैं. चलिए. No notice under section 148 shall be issued at any time in a case for the relevant assessment year on or before 1st of April 21 if such notice could not have been issued at that time on account of being beyond the time limit under the old provisions.
मतलब पहले की जो टाइम लिमिट थी अगर वो खत्म हो चुकी है और उस हिसाब से अब तब नोटिस नहीं इशू किया जा सकता, तो अब नए प्रोसीजर में फिर से वो टाइम लिमिट शुरू नहीं हो जाएगी कि फिर से 3 साल और हैं तो हम नोटिस दे सकते हैं। अगर पुराने प्रोविजंस के हिसाब से नोटिस नहीं दिया जा सकता था तो नहीं दिया जा सकता। एंड अगेन अगर कोई सर्च 31 मार्च से पहले इनिशिएट हो चुकी है तो फिर आपके नॉर्मल जो चल रहे हैं वही प्रोविजंस अप्लाई होंगे, नए वाले प्रोविजंस अप्लाई नहीं किए जाएंगे। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग दैट पीरियड ऑफ लिमिटेशन द टाइम एक्सटेंडेड टाइम एज पर द शो कॉज नोटिस or the period during which the proceeding under 148A is stayed by any order shall be excluded। जो भी हम 8 दिन 10 दिन जो भी शो कॉज नोटिस और वो सब है वो सबको एक्सक्लूड किया जाएगा। If after exclusion the period of limitation available for passing any order is less than 7 days, अगर 7 दिन से कम का टाइम बच गया है 148A के ऑर्डर को देने के लिए, such remaining period shall be extended to 7 days and the period of limitation shall be deemed to be extended accordingly। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है। तो आपका ऑर्डर क्या बना कि अगर 2 केसेस में रीअसेसमेंट हो सकता है आपसे, फर्स्ट नॉर्मल रीअसेसमेंट, दूसरा सर्च केसेस का रीअसेसमेंट। नॉर्मल रीअसेसमेंट इंफॉर्मेशन है, इंक्वायरी करो, ऑर्डर आ गया कि हाँ रीअसेसमेंट करना पड़ेगा, सामने वाले को नोटिस दो, रिटर्न फाइल करेगा और रीअसेसमेंट प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। इन केस ऑफ सर्च, सर्वे, रिक्विजिशन, डीम्ड इंफॉर्मेशन है, 3 साल की इंफॉर्मेशन है। सर्च और रिक्विजिशन में आपको वो देने की जरूरत नहीं है, 148A करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 148 इशू करो, उनको बोलो रिटर्न मतलब असेसमेंट शुरू हो गया है एंड देन द प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड। सो दीज कुछ चीजें उन्होंने रिकैप करके खुद ने भी दे दी है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर? अगर इंफॉर्मेशन वाला केस है मतलब CAG और वो वाला रिस्क मैनेजमेंट वाला, तो जिस साल की इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसी साल की इंफॉर्मेशन, उसी साल का असेसमेंट खुलेगा, पीछे नहीं जाना है। और यहाँ पर आपके पास मतलब आपका डीम्ड टू हैव इंफॉर्मेशन मतलब कौन सा सर्च, सर्वे और रिक्विजिशन की केस में आप पीछे जा सकते हो। जिस साल सर्च हुआ या जिस साल रिक्विजिशन हुआ उस पर्टिकुलर साल से पीछे 3 साल जाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पूरा उन्होंने देखो बहुत प्रॉपर फ्लो चार्ट वैसे तो बना ही दिया है मॉड्यूल में, बट फिर भी मैंने अलग से नोट्स बना लिए हैं। इफ यू वांट यू कैन कॉपी इट डाउन एज वेल। फॉलोइंग चार्ट अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू। When can notice be issued? पहला है normal information, दूसरा है deemed to have information। Normal information, information flagged or audit objection by CNAG, sorry, final objection by CNAG। In both cases notice is to be issued for the assessment year, एक ही साल का है यहाँ पर। और आपको पहले 148A करना है, कंडक्ट इंक्वायरी, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, डिसाइड कि असेसमेंट 148 मतलब आपका 148 में नोटिस देना भी नहीं है कि देना है कि नहीं देना है। अगर आपको लग रहा है तो फिर आप ऑर्डर इशू कर सकते हो। AO विल सर्व नोटिस अलोंग विद कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास। 148A का ऑर्डर पास किया जाएगा, रिक्वायरिंग असेसी टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड फॉर मेकिंग द असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। टाइम लिमिट क्या है नोटिस इशू करने की? 149 में 3 साल या 3 से 10 भी जा सकता है, बट वो 50 लाख वाला केस है ना। फिर आते हैं इधर डीम्ड इंफॉर्मेशन में, सर्च इनिशिएटेड है तो है, सर्वे है तो है, और अगर किसी और का सॉरी रिक्विजिशन वाला केस भी आ जाएगा यहाँ पर 132, 132A और 133। किसी और के घर सर्च पड़ी, हम तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे वाली चीज की सर्च मेरे घर पड़ी तो मैं तो फंसी, ऊपर से मैं मेरे दोस्त को लेकर के फंसी, तो एनी मनी बुलियन और अदर आर्टिकल सीज द रिक्विजिशन इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन, तो वो भी केस आ जाएगा यहाँ पर। इन केसेस 1 and 3 148A is not necessary. However, in case of survey, such exception has not been expressly spelled out. ये बहुत important point है, इस पे वर्क होना चाहिए। This is what I believe. There should be some kind of change. मतलब या तो सर्वे को पूरा इस तरफ या इस तरफ, but basically सर्वे is kind of you can say a hybrid. मतलब उसमें डीम्ड इंफॉर्मेशन वाली चीज लग रही है, 3 साल वाली चीज लग रही है, पर 148A लगेगा उन्होंने, क्योंकि 148A से स्पेसिफिकली सर्वे को एक्सक्लूड नहीं किया है। वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी समझाई चीज उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी। इन केसेस 1 to 3 AO shall be having deemed to information of 3 assessment years relevant to which search से सर्वे या फिर किसी और के घर मिल गया है आपको और आप नोटिस इशू कर सकते हो। टाइम लिमिट 3 साल, बियॉन्ड 3 but 10 if 50 lakhs और मोर। सो ये पर्टिकुलर केस उन्होंने समझा दिया है
कि कैसे हम कब नोटिस इशू कर सकते हैं और कब रीअसेसमेंट नहीं हो सकता है। सपोज जैसे एग्जांपल भी दे दिया उन्होंने कि असेसमेंट 16-17 की अगर अपने को इन्फॉर्मेशन दी है, अच्छा ये इन्होंने केस दिया है कि जो हमने बात करी थी ना कि अगर पहले के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं हो सकता था तो अब भी नहीं होगा, तो वो उन्होंने क्लियर किया है कि जैसे AY 16-17 का अगर अपने को इंफॉर्मेशन फ्लैग हो जाती है अब, ठीक है, तो अब उसका टाइम लिमिट कब एक्सपायर हो गया, 31 मार्च 20, 3 साल। अब उस पर आप पुराने प्रोविजंस नहीं लगा सकते क्योंकि 3 साल खत्म हो गए, तो अब नोटिस इशू नहीं किया जा सकता। अगर अपने को असेसमेंट ईयर 19-20 की इंफॉर्मेशन मिली तो 19-20 से 3 साल, तो 20 से 21-22-23, 3 years again from the end of the relevant assessment year। तो relevant assessment year खत्म हो रहा है 31 मार्च 20 को, 21-22-23, 31 मार्च 23 तक आप नोटिस इशू कर सकते हो अगर अपने को 1/4 को इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो। yes, the information can be notice can be issued, ठीक है। in a case where search is initiated under 132 during previous year 21-22, AO is deemed to have information, तो पिछले 3 सालों का, तो जैसे सर्च अगर इनिशिएट हुई है 21-22 में, तो पिछले 3 असेसमेंट ईयर्स immediately preceding the assessment year relevant to the previous year in which the search is conducted, तो इससे पीछे चले जाते हैं, तो मतलब 20-21 प्रीवियस ईयर लिख रही हूं मैं, 19-20 और 18-19, तो असेसमेंट ईयर कौन से हो जाएंगे, 21-22, 2021 एंड 19-20। हाँ करेक्ट, इन तीनों सालों का इंफॉर्मेशन है ऐसा मान लिया जाएगा। इट विल बी डीम्ड दैट यू हैव इंफॉर्मेशन ऑफ लास्ट 3 years। सो ऑल दिस हैज बीन चेंज्ड। 150 सेक्शन में कोई चेंज नहीं आया है, तो इसीलिए वो एज इट इज रहेगा जैसा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एंड 151A हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड कि ये भी सारा जो भी सिस्टम है अब वो सब कुछ फेसलेस कर दिया जाएगा। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट वाली चीज को भी अब फेसलेस वाले मोड में लेके आ जाएंगे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी बाकी के सारे असेसमेंट में भी देखा कि चीजों पर फेसलेस का या ऑनलाइन कह लो या जो भी ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ह्यूमन इंटरफेस को धीरे धीरे करके कम किया जा रहा है। So this is the whole reassessment procedure, very very important for the upcoming examinations and in general as well। मतलब प्रैक्टिस के लिए भी बेसिक चीजों का हमें नॉलेज होना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब प्रैक्टिकल आपके जो आप केसेस वगैरह देखेंगे ऑफिस में उसके लिए भी। So these are the short notes that I have prepared. You can just go through it and just note it down in your notebook। लेकिन again keep this in mind, very very important कि आप इसे प्रॉपरली आपकी मॉड्यूल से एक बार रीड भी करें। वैसे मैंने एक एक चीज रीड इसीलिए करी that it goes through that way, it will go in your mind। so just read once, बहुत ध्यान से उन्हें पढ़ें, ठीक है। एंड इस तरीके से आप भी आपके हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स इन योर ओन मैनर, ठीक है। आप आपके हिसाब से भी थोड़े नोट्स आपके हिसाब से बना सकते हैं। डीम्ड इन्फॉर्मेशन क्या माना जाएगा, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस केस में, तो आपको छोटी छोटी बातें सारी ध्यान रखनी है कि कब 3 साल का टाइम है, कब क्या है, कब रिलेवेंट असेसमेंट ईयर का क्या मतलब है, टाइम लिमिट क्या है इशू करने की, नोटिस है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है before going into the examination। So 148, 147, 147, 148, 148A, 149, ये चारों सेक्शन पे हम लोगों ने एक डिटेल्ड एनालिसिस किया अभी कि कब अब से 1 अप्रैल 2021 और उसके बाद से रीअसेसमेंट के प्रोसीजर्स में जो बदलाव आया है वो किस तरीके से एप्लीकेबल होगा। In case after going through the video, after going through the lecture or after reading the module you face any kind of difficulty कि मैम सर्च में क्या होगा, सर्वे में क्या होगा, रिक्विजिशन में क्या होगा, कहाँ पर क्या दिक्कत आई, कुछ भी अगर आपको डाउट आता है feel free to discuss and do go through the provisions। and in case of any other help you need from our side, do let us know। All the very best।